नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कॉलर पीसीएस। ये वीडियो दृष्टि वार्षिक करंट अफेयर्स श्रृंखला का पहला भाग है। इस श्रृंखला में हम लोग संपूर्ण दृष्टि मैगजीन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे। घटना चक्र ने जिन बिंदुओं को नहीं कवर किया है, इस वीडियो में उस बिंदुओं पर भी ध्यान दिया गया है। ये 10-12 वीडियो की 25 से 30 मिनट की श्रृंखला होगी, जिसमें संपूर्ण मैगजीन को कवर किया जाएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत पहला टॉपिक है, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 2 जनवरी 2018 को इस योजना को अधिसूचित किया गया था। क्यों किया गया था? राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने हेतु। 15 फरवरी 2024 को इसे 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इन 5 सदस्यों में DY चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, JB पारदीवाला, मनोज मिश्रा, भूषण रामकृष्ण गवई थे। अब नए चुनावी बॉन्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि ये जो चुनावी बॉन्ड था वो आर्टिकल 19(1)A के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता था, यानी RTI एक्ट 2005 का उल्लंघन करता था। अब जारीकर्ता बैंक अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनाव आयोग को अब तक जारी बॉन्डों के बारे में निम्न सूचनाएं प्रदान करेगा। क्या क्या? खरीद की तारीख क्या थी, खरीदने वाले का नाम क्या था, मूल्य वर्ग क्या था, धनराशि प्राप्तकर्ता दल कौन सा था। चुनाव आयोग को SBI निम्न सूचनाएं कब तक देगा? 6 मार्च 2024 तक सूचना प्रदान करेगा और SBI द्वारा 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर भी इसे अपलोड करना होगा। बॉन्ड में क्या होता था? लेने देने वाले का नाम नहीं होता था, यानी आप ये नहीं जान पाते कि किसने बॉन्ड को खरीदा और किस पार्टी को दिया है। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते थे और जारी होने पर 15 दिनों तक वैलिड रहते थे। पात्रता क्या थी? पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत जो प्राप्त किया होगा वही दल ये बॉन्ड पा सकता था और उसे चुनाव आयोग के पास पंजीकृत होना चाहिए। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री द्वारा COP26 2021 जो ग्लासगो में हुआ था, उसमें एक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी कि 2023 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत की क्या स्थिति है? नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत 4थे स्थान पर है, पवन ऊर्जा क्षमता में 4थे स्थान पर है, सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। ये जो योजना है PM सूर्यघर योजना, इसे 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे 1 करोड़ परिवार लगभग 300 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना व्यक्त की गई है। लाभ किस किस को होगा? संबंधित परिवार को होगा, कंपनियों को होगा जो सोलर पैनल वगैरह बनाती हैं, और इस कार्य में लगे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता की कल्पना की गई है। एक देश एक कानून की अवधारणा के तहत समान नागरिक संहिता कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया है? उत्तराखंड। ध्यातव्य है कि गोवा में समान नागरिक संहिता का पालन पहले से ही हो रहा है। उत्तराखंड सरकार ने रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता लागू की गई है। भारत रत्न 2024। भारत रत्न कब से प्रदान किया जा रहा है? 1954 से। प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन, C राजगोपालाचारी। CV रमन को रमन इफेक्ट के लिए जाना जाता है। रमन इफेक्ट के अनुसार प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होता है? प्रकाश की प्रकृति चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है। राजगोपालाचारी को राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था कि 1944 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को एक साथ करके स्वतंत्रता संग्राम में कार्य करवाना चाहते थे, ताकि दोनों एक साथ हों और आज़ादी की लड़ाई आसान हो सके। प्रथम मरणोपरांत किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अब तक 53 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें 58 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। इस वर्ष कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। एक साथ नहीं दिया गया है, अलग अलग डेट पर दिया गया है। 23 जनवरी 2024 को किसके लिए अनाउंस किया गया? कर्पूरी ठाकुर के लिए। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1924, मृत्यु 1988। समस्तीपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। जननायक के नाम से इनको जाना जाता है। लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? लोकनायक, ये JP को जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
एक बार कब रहे हैं 1971 में, दूसरी बार 1979 में। पहली बार ये समस्तीपुर सीट से विधायक थे, दूसरी बार फुलपरास सीट से। पहली बार 103 दिन, दूसरी बार 1 वर्ष 301 दिन। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से थे, दूसरी बार जनता पार्टी से। पहली बार 5वीं विधानसभा थी, दूसरी बार 7वीं विधानसभा। कार्य क्या किया है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया है, मैट्रिक से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की है। 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों के आधार पर बिहार में ओबीसी आरक्षण लागू किया था। मुंगेरी लाल आयोग देख लेते हैं। इसका गठन 1971 में हुआ था, रिपोर्ट दी है 1976 में। ओबीसी आरक्षण से ही संबंधित एक बीपी मंडल आयोग था। गठन कब हुआ था 1979, रिपोर्ट 1980, लागू कब हुआ था 1990 में। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती 2024 में मनाई गई। इस पर भारत सरकार ने 5 रुपये का स्मारक डाक टिकट जारी किया है और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। 3 फरवरी 2024 को लाल कृष्ण आडवाणी के लिए अनाउंस किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाला था इन्होंने, मंदिर निर्माण हेतु जन समर्थन जुटाने हेतु। 9 फरवरी 2024 को चौधरी चरण सिंह के लिए। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में, मृत्यु हुई 1987 में। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के पीएम रहे हैं। बागपत सीट से लड़े थे जनता दल सेकुलर पार्टी द्वारा। ठीक है, 2 बार उत्तर प्रदेश के ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? चरण सिंह। छपरौली विधानसभा से दोनों बार हुए हैं, पहली बार 328 दिन, दूसरी बार 225 दिन। पहली बार 1968 में, दूसरी बार 1970 में। पहली बार कौन सी विधानसभा थी? चौथी। दूसरी बार 5वीं। भारतीय क्रांति दल से दोनों बार मुख्यमंत्री बने थे। नई दिल्ली स्थित इनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? किसान घाट के नाम से जाना जाता है। नेशनल फार्मर्स डे किस डेट को मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। इनकी कुछ किताबें क्या है? इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट और इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर। 9 फरवरी को ही पीवी नरसिम्हा राव के लिए अनाउंस हुआ। नरसिम्हा राव का जन्म 1921, मृत्यु 2004। वर्ष 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के सीएम रहे हैं। 91 से 96 तक भारत के पीएम रहे हैं। 1991 में आया हुआ एलपीजी सुधार के लिए इनको जाना जाता है। 9 फरवरी को ही एमएस स्वामीनाथन के लिए अनाउंस किया गया। एमएस स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1925 में, मृत्यु हुई थी 28 सितंबर 2023 को। तो आरओ का पेपर रद्द हुआ है, जो लीक हो गया था, उसमें भी इनसे संबंधित प्रश्न आया हुआ था। हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना चेन्नई में की गई 1988 में। एमएस स्वामीनाथन द्वारा ही किया गया था। ठीक, हाई स्कूल कहाँ से किया है इन्होंने? कैथोलिक लिटिल फ्लावर हाई स्कूल 1940 में। बीएससी किया है, बीएससी इन एजी मतलब बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से 1944 में। आईसीएआर के निदेशक 1972 में। आईआरआरआई यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में है, इसके निदेशक 1982 में। ये पहले एशियन थे जो फिलीपींस में आईआरआरआई के निदेशक नियुक्त किए गए थे। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में प्रदान किया गया था। राज्यसभा के सदस्य 2007 में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में पाए थे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1999 में दिया गया था। पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में। प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार कब दिया गया? 2018 में। श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानते हैं। आधारशिला 5 अगस्त 2020 को रखी गई। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को। मंदिर में मूर्ति को 18 जनवरी को ही स्थापित किया गया था। अच्छा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास। ये जो मूर्ति स्थापित की गई है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की 5 वर्ष की आयु के समान है। रामलला की खड़ी मुद्रा में मूर्ति है। इसका वजन 200 किलोग्राम, लंबाई 51 इंच है। पत्थर कृष्णशिला पत्थर कर्नाटक से मंगाया गया था, जिससे मूर्ति बनाई गई। प्रतिमा के दोनों ओर 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। मतलब जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं उनका चित्रण प्रतिमा के दोनों तरफ किया गया है। ठीक, दोनों तरफ ऐसे है ना मूर्ति, यहाँ और यहाँ ऐसे ऐसे। मूर्तिकार कौन है? अरुण योगी राज। इनका घर कहाँ है? कर्नाटक। मंदिर के बारे में और जानते हैं। नागर शैली में है, 380 × 250
गुणे 180 फीट, मतलब 380 फीट लंबाई, 280 फीट चौड़ाई और 161 फीट ऊंचाई है। 3 मंजिला है, 392 खंभे हैं, 44 द्वार हैं, कुल 5 मंडप हैं, नृत्य मंडप, सभा मंडप, रंग मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। आर्किटेक्ट कौन है इस मंदिर के? चंद्रकांत सोमपुरा। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ के सीएम जगन मोहन रेड्डी द्वारा इसका अनावरण किया गया है। बी.आर. अम्बेडकर के बारे में कुछ जानते हैं? ये प्रथम विधि मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जब संविधान बन रहा था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को। इनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। इस प्रतिमा की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। कांस्य प्रतिमा है, 125 फीट की है। अम्बेडकर की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है, कौन सी? विजयवाड़ा वाली। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी न्हावा शेवा अटल सेतु, ये कहाँ से कहाँ है? सिवड़ी टू न्हावा शेवा। यहाँ पे आपका अगर मैप में दिखाऊँ आपको, ये है गेटवे ऑफ इंडिया, ये है अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए। ठीक है, आधारशिला कब रखी गई थी? दिसंबर 2016 में। उद्घाटन कब किया गया? 12 जनवरी 2024 को। इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर, जिसमें से 16.5 किलोमीटर इस समुद्र पर बना है, शेष भूमि पर बना है। भारत का सबसे लंबा सेतु और भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु भी यही है, अटल सेतु। विश्व में 12वां स्थान है। 2 घंटे की दूरी को ये 15 मिनट में पूरी कर देगा। एक टॉपिक और है, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम 19 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ है। स्थानीय निकायों में निर्वाचित जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? भारत में है। महिला विमान चालक सबसे अधिक कहाँ हैं? भारत में। कितने? 15%, जबकि वैश्विक स्तर पे इसका औसत है 5%। ठीक है, विमानन क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये बोइंग सुकन्या कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। 150 स्थानों पर स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स लैब की स्थापना होगी। प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान किया जाएगा। बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। ये जो बोइंग कंपनी है उसका यूएसए यानी अमेरिका से बाहर बोइंग की सबसे बड़ी एरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा है।